राम राम जी। वेलकम बैक टू CBI ज्ञान का मिशन सफल 2020 में। स्टूडेंट्स, रक्षाबंधन की आप सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना चल रहा है, इसलिए आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो मैं तो देखो कोरोना के चलते हुए यही बोलूँगा कि ऑनलाइन का ज़माना है, तो वीडियो कॉल करके ही अगर आपकी बहन दूर है तो घर बैठे ही राखी बंधवा लें। यदि हम स्वस्थ रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो अगले साल हम फिर राखी बंधवाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि कोरोना काल में हम लोग बाहर कम से कम निकले, ज़रूरी हो तो ही हम निकलें। धन्यवाद। और आप लोगों की डिमांड थी कि सर आवर्त सारणी के बारे में बताइए, तो अब की बार मैं आवर्त सारणी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और कोशिश ये रहेगी मेरी कि आपका आवर्त सारणी में एक भी क्वेश्चन न छूटे। जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे की, SSC की, पुलिस की, तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक भी क्वेश्चन पढ़ाई हुए से बाहर नहीं आएगा। और हर चीज़ को समझें, है ना। तो ट्रिक्स भी है तो उसको भी समझें, ज़रूरी है, रटे नहीं, क्योंकि आवर्त सारणी में रटने से गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ एक जगह हैं जहाँ रटना है, वहाँ तो मैं बता दूंगा कहाँ रटना है। बाकी हर चीज़ को ध्यान से समझे और टॉपिक में मज़ा भी आने वाला है आज की क्लास में। तो आज आवर्त सारणी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आवर्त सारणी के बारे में बात करने से पहले छोटी सी मैं चर्चा कर दूं कि आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिसका नाम था डोबेराइनर। ये जो वैज्ञानिक थे डोबेराइनर, इन्होंने तत्वों का त्रिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? त्रिक सिद्धांत दिया था। त्रिक सिद्धांत। देखना स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि जरूरी होता है कि आवर्त सारणी पढ़ने से पहले उसका थोड़ा सा इतिहास की भी अपन चर्चा करें। तो डोबेराइनर है, इन्होंने एक त्रिक सिद्धांत दिया था। त्रिक सिद्धांत क्या है? इन्होंने तत्वों को तीन के समूहों में रखा था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इस तरह से इन्होंने जितने भी तत्व हैं, उस समय जितने भी तत्वों की खोज हुई थी, उनको तीन के समूह में रखा गया था। और ये इनमें जो परमाणु भार है, लिथियम का 7 और सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39, तो इन्होंने ये बताया था कि जो बीच वाला जो तत्व है उसका परमाणु भार साइड वाले तत्वों के परमाणु भार का औसत होगा। जैसे 39 और 7 को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो इनका औसत बीच वाला होगा। इस तरह से डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था, लेकिन ये त्रिक सिद्धांत सफल नहीं हुआ, क्योंकि सभी जगह ये नियम नहीं लग पा रहा था। इसलिए जो डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत है वो फ्लॉप हो गया। अब सर होता क्या है, थोड़े समय बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। अष्टक नियम, या यूं कहें अष्टक सिद्धांत। अब ये अष्टक नियम क्या है, ये अष्टक सिद्धांत क्या है? इन्होंने क्या काम किया, उस समय जितने तत्व थे, और उस समय 58 ही तत्व थे, 58 तत्वों की ही खोज हो पाई थी। तो इन्होंने तत्वों को लगाया, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन में लगाया। तत्वों को कैसे लगाया? परमाणु भार, जिसको द्रव्यमान भी बोलते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब है स्टूडेंट्स बढ़ते क्रम में। इन्होंने क्या काम किया, परमाणु भार के आवर्ती फलन में तत्वों को लगाया। और जब तत्वों को लगाया तो इन्होंने जैसे पोटेशियम, लिथियम, यहां पर देखना लिथियम, पोटेशियम, इस तरह से परमाणु भार के आवर्ती फलन में बढ़ते क्रम में तो लगवाया। लेकिन इन्होंने यह कहा था कि अगला तत्व जो है, जो अगला तत्व आता है 8वें नंबर का तत्व। देखो अष्टक नियम क्या है कि जो एक तत्व है उसके बाद का जो
तत्व आता है 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे जितने भी तत्व आते हैं उन सब का गुण धर्म समान होता है। क्या बताया था कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण धर्म समान होता है। इन्होंने ऐसा बताया था, देखना स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या बताया था, एक तत्व आता है उसके बाद वो 8वां तत्व आता है। इन प्रत्येक 8वें तत्व का गुण धर्म समान होता है, इसलिए इन्होंने अष्टक नियम दिया था। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ ही तत्वों के साथ हुआ था, बाकी सभी तत्वों के साथ नहीं था कि प्रत्येक 8वां तत्व गुण धर्मों में समान है। तो ये नियम भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं चर्चा करूं यहां पर मेंडलीव की आवर्त सारणी आई। मेंडलीव की आवर्त सारणी आई। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या, जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी आई तो इसमें क्या था, इसमें एक बात तो जो इसमें न्यूलैंड का अष्टक नियम में थी वो ऐसे की ऐसे थी, इसको ध्यान रखना है। इसने क्या काम किया, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों को उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, या यूं कहें बढ़ते क्रम में इन्होंने रखा। तत्वों को परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं ये बताया मेंडलीव ने, और उन्होंने तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस आवर्त सारणी में उन तत्वों को रखा। चलो जी, अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट्स इस मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी अच्छी थी, लेकिन इस आवर्त सारणी में भी बहुत सारी कमियां रह गई। जैसे हम बात करें यहां पर, जैसे समस्थानिक जो हैं, समस्थानिक, इनको स्थान नहीं मिला था। और यह भी कमियां देखी गई कि एक ही गुण धर्म के तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया था। अलग अलग वर्गों में थे एक ही गुण धर्म के, तो बहुत सारे कारण थे जिसके कारण ये मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी ये सफल नहीं हो सकी। लेकिन आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहां इंपॉर्टेंट बनता है कि बताइए मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में जचाया गया था। तो आपको याद रखना है, आपको उत्तर देना है परमाणु भार के आवर्ती फलन में। किस क्रम में जताया गया था स्टूडेंट्स, परमाणु भार के आवर्ती क्रम में या बढ़ते क्रम में। यहां पर ये फ्लॉप हुई, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग कितने थे, वर्ग कितने थे और आवर्त कितने थे, आवर्त कितने थे। स्टूडेंट्स आवर्त की संख्या थी 7 और वर्ग की संख्या थी 9। स्टूडेंट्स देखना, आपको यहां पर एक आवर्त सारणी दिख रही होगी। इस आवर्त सारणी में जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो खड़े खाने हैं उनको बोला जाता है वर्ग। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वो वर्गों की संख्या थी 9 और आवर्त की संख्या थी 7। देखना स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो मैंने बनाई है ये आधुनिक आवर्त सारणी है जिसकी मैं चर्चा करूंगा अभी। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग कितने 9 और आवर्त कितने थे स्टूडेंट्स 7। लेकिन यहां स्टूडेंट्स हम इंटरेस्टेड हैं मोजले, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, हम इंटरेस्टेड इसमें हैं मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। देखना स्टूडेंट्स, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी आपको नीचे दर्शाया गया है, दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं भी चर्चा करूंगा एक एक की। तो मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कुल 118 तत्वों को दर्शाया। देखना स्टूडेंट्स, मोजले ने क्या काम किया, जो नए तत्व थे उनके लिए भी जगह छोड़ी थी, खाली जगह छोड़ी थी। लेकिन आवर्त सारणी जो है मेंडलीव की, इन्होंने जो नए आने वाले तत्व था उनके लिए कोई स्थान भी नहीं दिया था, इसलिए यह सक्सेस नहीं हो पाई। अब देखना स्टूडेंट्स, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व, इन 118 तत्वों में से देखना स्टूडेंट्स 98 तत्व तो प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक प्रकृति में मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 118 तत्वों में से अब यहीं पर ही बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर 20 तत्व जो थे वो कृत्रिम। अब स्टूडेंट्स यहीं पर बात करें 91 तत्व थे धात्विक तत्व,
और 27 तत्व अधात्विक। एक बार फिर से स्टूडेंट समझें। देखना, मैंने आपसे कहा है कि मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने तत्व? 118 तत्व। इन 118 तत्वों में 98 तत्व प्राकृतिक और यहां पर मैं लिख रहा हूं 20 तत्व कृत्रिम तत्व थे। कैसे थे? कृत्रिम। 91 तत्व धात्विक तत्व थे और 27 अधात्विक तत्व थे। ठीक है स्टूडेंट, तो मोजले की आधुनिक सारणी मैंने ये बनाई है, तो यहां पर 118 तत्व हैं ये, और इन 118 तत्वों में जो तत्वों की मैं बात करूंगा, विश्वास रखे उन तत्वों के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहां मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आवर्त सारणी आपको दिखाई दे रही है, इस आवर्त सारणी में स्टूडेंट्स ये जो रेड कलर में है, जो रेड कलर में जो तत्वों को दिखाया गया है, ये अधात्विक तत्व हैं, या ये हैं उपधातु हैं। रेड कलर में जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? उपधातु। स्टूडेंट्स देखना, ये जो रेड कलर में है वो है उपधातु। क्या है स्टूडेंट्स? उपधातु। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टाइटेनियम, पोलेनियम, ये हैं क्या है स्टूडेंट्स? उपधातु। अब स्टूडेंट्स कई बार आपको ये याद नहीं रहता कि उपधातु क्या है, तो देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि सर ट्रिक्स बताओ। देखना, आप अपनी ट्रिक्स खुद बनाएंगे तो याद हो जाएंगी। मेरे पास तो दुनिया भर की ट्रिक्स हैं, एक रजिस्टर भर जाएगा, इतनी सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन वो मेरी बनाई हुई है। आप भी अपनी ट्रिक्स खुद बनाएं ताकि लंबे समय तक वो याद रहे। अब जैसे ये उपधातु है, इनकी ट्रिक्स क्या है? इनकी ट्रिक्स तो मैंने बना रखी है। क्या बना रखी है? ऐसे बना रखी है उपधातुओं की ट्रिक्स। देखना स्टूडेंट्स, उपधातु हैं, इनकी ट्रिक्स मैंने बना रखी है कि बस, क्या है? बस जर्मनी से कहां गई? ऑस्ट्रेलिया। बस जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया, बस जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया। आंटी को लाई। बस इतना ही है। बस जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया आंटी को लाई। मैंने तो ये उपधातु जो हैं इनका ट्रिक ये बनाई है, बस जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया आंटी को लाई। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? तो देखना, यहां बस बै से बोरॉन, बोरॉन, से सिलिकॉन, जर्मनी से जर्मेनियम, जर्मेनियम, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, आर्सेनिक। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखना, आ से है आंटी से एंटीमनी, एंटीमनी, और यहां पर ये टी है, टी से है टेलेरियम, टेलेरियम। स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज मत हो जाना, एंटीमनी एसबी से प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखना, एसबी से प्रदर्शित किया जाता है एंटीमनी को। यहां टीई टेलेरियम, और यहां पर को थोड़ा सा ध्यान रखना, को की जगह पो बोल देना है। देखो को की जगह क्या बोलना है? पो। तो यहां पो का मतलब है पोलेनियम, पोलेनियम। लाई तो सहायक क्रिया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहां याद हो गया आपको उपधातु, उपधातु याद हो गए। उपधातु कितने हैं? उपधातुओं की संख्या यहां पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, उपधातुओं की संख्या है 7। बोरॉन 1, सिलिकॉन 2, जर्मेनियम 3, आर्सेनिक 4, एंटीमनी 5,
टेलेरियम 6 और पोलेनियम 7। तो ये उपधातुओं की संख्या है। अब स्टूडेंट्स मैं यहां पर उपधातु क्यों बता रहा हूं, उपधातु इसलिए बता रहा हूं कि उपधातु के बाईं ओर, या यूं कहें आवर्त सारणी जो है इसके बाईं ओर धातु है। वापस देखना, आवर्त सारणी के बाईं ओर क्या है स्टूडेंट्स, धातु, और दाईं ओर क्या है, दाईं ओर अधातु, धातु और अधातु। देखना स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी के बाईं ओर धातु और दाईं ओर अधातु, या यूं कहें उपधातु के दाईं ओर अधातु और बाईं ओर, उपधातु के बाईं ओर धातु और दाईं ओर अधातु। उपधातु के बाईं ओर क्या है, उपधातु के बाईं ओर ये बायां है, उपधातु के बाईं ओर क्या है, धातु और दाईं ओर अधातु। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखना स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि ये धातु हैं, ये अधातु हैं, ये उपधातु हैं। अब स्टूडेंट्स यहीं पर ही मैं, अब धातु अधातु की बात चल रही है तो सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स ये बता दूं कि धातु होते क्या हैं, अधातु होते क्या हैं। जरूरी है, अभी मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से वीडियो इंटरेस्टेड होने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखें, विश्वास दिला रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ूंगा। चलें आगे स्टूडेंट्स, धातु और अधातु की बात करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये मैं मिटा रहा हूं और सबसे पहले मैं यहां पर चर्चा करूं धातु और अधातु की। देखना स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लिख दूं धातु और यहां पर लिख दूं अधातु, धातु। स्टूडेंट मैं शॉर्ट में लिखूंगा लेकिन बोलूंगा मैं पूरा, इसलिए बार बार मेरी वीडियो को देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बोर्ड छोटा है, लिख नहीं पाऊंगा सारी बातें, लेकिन मैं बोल दूंगा। देखना स्टूडेंट, धातु जितने भी होते हैं इन सभी धातुओं में चमक होती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट। जितने भी धातु हैं इनमें तन्यता होती है, जबकि अधातु में तन्यता नहीं होती। जितने भी धातु हैं इनमें तन्यता होती है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तन्यता सोने में होती है। सबसे ज्यादा तन्यता कितनी होती है? सोने में, गोल्ड, एयू में होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स मैंने बोला पूरा है लेकिन लिखा शॉर्ट में है। एयू का मतलब सोना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबाई का तार बनाया जा सकता है। इसका मतलब इसमें तन्यता सबसे ज्यादा है सोने में। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे सर्वाधिक तन्यता किसमें होती है? सोने में। इसी तरह यहां बात करें आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता किसमें होती है? तो हम कहेंगे धातु में आघात वर्धनीयता ज्यादा होती है, अधातुओं में नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने आघात वर्धनीयता की भी बात की, उनके आंसर आपने दिए। अब स्टूडेंट्स आघात वर्धनीयता के बाद यहां पर हम बात करें कि जितने भी धातु होते हैं ये सब सुचालक होते हैं, और यहां पर अधातु कुचालक। स्टूडेंट देखना केमिस्ट्री में आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुचालक, कुचालक और अचालक में अंतर नहीं है। देखना स्टूडेंट्स, मैं यहां बता दूं आपको, ये अधातु होते हैं, ये भी चालक होते हैं, धातु भी चालक होते हैं। क्या धातु चालक होते हैं? हाँ। क्या अधातु चालक होते हैं? हाँ। देखना, कुचालक का मतलब कम चालक, सुचालक का मतलब अच्छा चालक। चालक तो है दोनों, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा चालक है कौन सा चालक नहीं है। तो ध्यान रखना, धातु भी चालक होते हैं और अधातु भी चालक होते हैं। एक अच्छा गुड कंडक्टर होता है और एक सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है ना। तो यहां चालक दोनों हैं, धातु अधातु, लेकिन एक अच्छा चालक और एक कुचालक है। अचालक होता है वो एक अलग चीज है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है, सुचालक। धातु सुचालक होते हैं, लेकिन पीबी जिसको हम बोलते हैं सीसा, ये एक अपवाद है जो सुचालक नहीं है, कुचालक है। इसी तरह अधातुओं में भी एक अपवाद है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, जबकि ये क्या होता है, सुचालक होता है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सा अधातु सुचालक है, ग्रेफाइट, या ग्रेफाइट है सुचालक कुचालक, तो हम कहेंगे सुचालक, शीशा है कुचालक। ऐसे उत्तर देंगे। कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, यदि आप पुरानी पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार मिल जाएंगे आपको। अब देखना स्टूडेंट्स, यहीं पर ही अपन चर्चा करते हैं कि ये जो धातु हैं ये ठोस अवस्था में मिलते हैं, जबकि अधातु ठोस अवस्था में भी मिलते हैं और गैस अवस्था में भी। यहां पर भी स्टूडेंट एक अपवाद है, ऐसा कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, तो उसका उत्तर है स्टूडेंट्स मरकरी। क्या स्टूडेंट्स उत्तर मरकरी। ऐसा कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, मरकरी। इसी तरह अधातुओं में भी एक अपवाद है स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है Br, ब्रोमीन। ये क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि कौन सा, तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि ए धातु है। अपवाद है स्टूडेंट्स, याद रखना, ये भी अपवाद है, ये भी अपवाद है। यहीं पर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि धातु जितने भी होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि इनके उच्च नहीं होते हैं, निम्न होते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान रखना, जितने भी धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, जबकि जितने भी अधातु हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन। अभी स्टूडेंट्स मैं बोल पूरा रहा हूं, लिख नहीं रहा, कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ये थोड़ा सा अंतर था धातु व अधातुओं में। आवर्त सारणी में बाईं तरफ क्या है, आवर्त सारणी में बाईं तरफ धातु है, दाईं तरफ क्या है, अधातु। या यूं कहें कि उपधातु जो है, उपधातु के बाईं ओर क्या है धातु, और उपधातु के दाईं ओर क्या है अधातु। और उपधातु मैंने भी आपको बताया, इसकी ट्रिक्स दी थी। बस जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया आंटी को लाई, और इनका यह मैंने भी बताया था। आप पूरी वीडियो देखना स्टूडेंट्स। एक मिनट, गर्मी का टाइम है, प्यास लग रही है, पानी भी जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% के आसपास पानी होता है। पानी जरूरी है, आप भी पानी पीते रहें। अभी पानी का भी क्वेश्चन आने वाला है, पानी में कौन सा तत्व है। देखना स्टूडेंट, धातु अधातुओं की बात की तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को दोबारा देख लेना। मैं इसको मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स, ताकि मैं आगे चर्चा करूं। मिटाऊं, धातु अधातुओं में अंतर बताया मैंने, अब थोड़ी सी चर्चा मैं करता हूं आपसे आगे। ये भी मिटा देता हूं, है ना। लो, अब देखना स्टूडेंट्स, अब हम मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसकी थोड़ी सी चर्चा करें। स्टूडेंट्स, मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो अभी मैंने बताया, बाएं से दाईं तरफ जो होते हैं वो आवर्त होते हैं,
तो यहां मैं बात करूं मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी 7, लेकिन इसमें वर्ग कितने 18। ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक खड़े वर्ग हैं ये हैं 18। इनमें जो पहला वर्ग है वो है क्षारीय तत्वों का। मैं यहां ये जो पहला वर्ग है ये कौन सा है स्टूडेंट्स, क्षारीय तत्व। इसमें ये सारे क्षारीय तत्व हैं स्टूडेंट, लेकिन यहां पर ध्यान रखना ये अपवाद है हाइड्रोजन। अब तो अलग से नोट कर सकते हैं कि बताइए ये जो लाल रेड कलर में हाइड्रोजन है ये एक अपवाद है। यह स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बताइए कि कौन सा तत्व क्षारीय तत्व नहीं है लेकिन क्षारीय की श्रेणी में रखा जाता है, तो उत्तर कहेंगे हम हाइड्रोजन। क्षारीय तत्व नहीं है लेकिन क्षारीय की श्रेणी में रखा जाता है, और यह है एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। याद आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखना स्टूडेंट्स, अब आपको ये क्षारीय तत्व याद आ जाएंगे, तो अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे नंबर का जो वर्ग है ये है क्षारीय मृदा तत्व। क्या है स्टूडेंट्स, क्षारीय मृदा तत्व। इसमें यह क्षारीय मृदा तत्व है। उपधातुओं की मैंने बात की। यहां पर स्टूडेंट्स जो 17वां वर्ग है, इस 17वें वर्ग में है हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन गैस। और ये जो 18वां वर्ग है इसको हम जीरो वर्ग भी बोलते हैं, इसको हम 18वां वर्ग भी बोलते हैं, इसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं, इसको हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं चाहूं तो यहां पर भी मैं फिर ट्रिक्स बता सकता हूं, लेकिन ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, एस्टेटिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, बस यही तो बताना है। इसी तरह स्टूडेंट्स हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये बताना है। अब स्टूडेंट्स देखना, मैं इन तत्वों की चर्चा करूंगा, बहुत सारे तत्वों की चर्चा करूंगा, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी है, इस मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, देखना स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे प्रदर्शित करना चाहूंगा, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इनका देखना, ये डायग्राम में से हो रहा है, त्रिज्या घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो हम यहां ये कहेंगे त्रिज्या, इन तत्वों की, इन परमाणुओं की त्रिज्या कम होती जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, त्रिज्या कम होगी। जब आपको पता है त्रिज्या जब कम होती जाएगी तो परमाणु भार भी क्या होता जाएगा, परमाणु भार भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने ये बताया, इसी तरह से इसी आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आते हैं तो देखना स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, त्रिज्या और परमाणु भार बढ़ते जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ चलने पर परमाणुओं की त्रिज्या कम होती है अधिक, तो हम कहेंगे कम होती जाती है। परमाणु भार कम होता है अधिक, हम कहेंगे परमाणु भार कम होता जाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक चलने पर परमाणु भार बढ़ेगा और त्रिज्या भी बढ़ेगी। इसमें ऐसे भी पूछ सकता है नीचे से ऊपर, तो हम कहेंगे नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहां पर परमाणु भार कम होता जाएगा और त्रिज्या भी कम होती जाएगी। देखना स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखें, और इसको डायग्राम भी मैंने बनाया है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा, क्या, त्रिज्या और परमाणु भार। इसी तरह बाएं से दाएं जाएंगे तो कम होगा, अब दाएं से बाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, क्या, परमाणु भार और त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने ये बताया। इसी तरह से यहीं पर ही मैं चर्चा करता हूं कि सभी परमाणुओं की विद्युत
सभी परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता उल्टी होती है, मतलब त्रिज्या की और परमाणु भार जो लिखा है इनके क्रम में उल्टी होती है। वापस से देखना है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। मुझे लग रहा है ये विद्युत ऋणात्मकता समझ में नहीं आई। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है स्टूडेंट्स? विद्युत ऋणात्मकता देखना, मैं आप पहले तो समझे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो त्रिज्या कम, परमाणु भार कम, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता उल्टा होगा, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं चलने पर अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। इसका मतलब बाईं तरफ कम और दाईं तरफ अधिक। इसी तरह हम यहां पर बात करें ऊपर से नीचे आने पर यह विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? अब इसका उल्टा होगा, इसमें त्रिज्या अधिक हुई थी तो इसमें कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? कम। तो ये आपको ध्यान रखना है यहां पर कि ऊपर से लेकर नीचे तक कम होगी, बाएं से दाएं जाने पर अधिक होगी। क्या? विद्युत ऋणात्मकता परमाणुओं की, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी में। जैसे मैं समझाना चाहूं यहां पर, देखना स्टूडेंट्स, बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो देखना स्टूडेंट्स, बाएं से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखना स्टूडेंट्स, ये तो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस की बात मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो बाएं से दाएं तरफ चलने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, तो बाएं से दाएं तरफ चलने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? एफ की, फ्लोरीन की। तो विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक किसकी हुई स्टूडेंट्स? फ्लोरीन की। पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता हुई फ्लोरीन की। और इसी तरह जब हम ये बाएं से दाएं तरफ, तो बाएं तरफ कम है, तो यहां पर क्या स्टूडेंट्स? लिथियम। तो यहां पर बात करेंगे लिथियम की न्यूनतम। पूरी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता लिथियम की न्यूनतम। वापस देखना स्टूडेंट्स एक बार फिर से, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, है ना? तो सावधानी हटनी नहीं चाहिए। ध्यान से सुने कि जब हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता उल्टी होती है किसकी? त्रिज्या की, परमाणु क्रमांक की, या यूं कहें अधिक होती है। ठीक है, तो अधिक होती है बाएं से दाएं तरफ चलने पर। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहां पर एस्टेटिन की है। सबसे कम इनकी है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह की। तो इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन और न्यूनतम है लिथियम। ऐसे हम जवाब देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? यहां पर आपको मैंने अभी त्रिज्या के बारे में बताई, परमाणु भार के बारे में बताया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसकी त्रिज्या कम, किसकी अधिक, किसका परमाणु भार कम, किसका अधिक, कौन सा तत्व विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत धनात्मक है। ऐसे प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आप आसानी से ऐसे दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहीं पर ही अपन चर्चा करते हैं। देखना, ये तो हो गया। हाँ, यहां पर ये परमाणु भार वगैरह बताया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में, कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। और इसके चारों तरफ, इस नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि प्रोटॉन की संख्या जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। और यहां पर बताऊंगा कि यह है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मैं स्टूडेंट्स यहां यह बताना चाहूंगा, प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। और स्टूडेंट्स देखना, यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, यदि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो कहलाएगा परमाणु भार।
कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई सा भी तत्व दे देगा और कह देगा इसमें प्रोटॉन की संख्या इतनी है, न्यूट्रॉन की संख्या इतनी है, तो परमाणु भार कितना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ सकते हैं। यदि आपको एग्जाम में दे दे परमाणु भार इतना, न्यूट्रॉन की संख्या इतनी, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी, परमाणु भार इतना, प्रोटॉन की संख्या इतनी, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। परमाणु क्रमांक पूछे तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है, तो आप आसानी से परमाणु क्रमांक भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना होगा, नहीं और एक बार बार रिवर्स कर करके देख लेना वीडियो को। जो मैंने बोला है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल टू परमाणु भार, आपसे एग्जाम में पूछेगा परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक किसी तत्व का क्या है, यदि प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन इतने, ऐसे तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। स्टूडेंट्स देखना, यहाँ पर मैंने आपको परमाणु भार बताया, प्रोटॉन की संख्या बताई, न्यूट्रॉन की संख्या बताई, परमाणु क्रमांक बताया, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्रधानावेश होता है और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है बाह्य कोश से, जो उसकी कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभी बहुत सारी बात करनी है, संयम रखे और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से सुनते रहें, अच्छा लगेगा। अब देखना स्टूडेंट्स, मैं विश्वास दिला रहा हूं कि कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। देखना स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटा दूं, देखना इसको मैं मिटा रहा हूं, ये लो, इसको भाई यहां तक मिटा देते हैं। अब देखना स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स हम यहां पर चर्चा करेंगे क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इन अक्रिय गैस की बात कर लेते हैं, फिर जो जो तत्व हैं काम के वो सारी बातें करेंगे। देखना स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट के वर्ग में आता है 18वां वर्ग, जिसको जीरो वर्ग कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये जीरो वर्ग कैसे है, 18वां है तो सुनना स्टूडेंट्स, ये जीरो वर्ग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कोई भी परमाणु होता है उसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्रिया करते हैं, वहीं से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। लेकिन इसके जितने भी ये तत्व हैं इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जीरो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जीरो होने के कारण ये तत्व क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम अक्रिय गैस, नोबल गैस कहते हैं। अब यहाँ गैस के नाम से मैं आपको बताऊं, आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए आवर्त सारणी में कुल गैस कितनी, कुल गैस कितनी है, तो स्टूडेंट्स आवर्त सारणी में कुल गैस कितनी है देखना, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब देखना स्टूडेंट्स, यहां पर ये आते हैं सारी अक्रिय गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये जो हेलोजन गैस हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, ये भी गैस है। तो पूरी आवर्त सारणी में गैस कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पर हम कहेंगे गैसों की संख्या कितनी हुई, 11। क्लियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स। अब आपसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछता है, ध्यान से सुनना, कि बताइए सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी और न्यूनतम अक्रिय गैस कौन सी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो देखना, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी, तो हम कहेंगे हीलियम। सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी, हीलियम। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी, तो हम क्या कहेंगे कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी, तब हमारा उत्तर होगा वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन।
सॉरी, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी? तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स नाइट्रोजन। वापस देखना स्टूडेंट्स, सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी? नाइट्रोजन। अब स्टूडेंट्स देखना, यहां पर मेरा क्वेश्चन आ जाए, कि वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी? जिनॉन। देखना स्टूडेंट्स, ये जो रेडॉन है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, रेडॉन जो अक्रिय गैस है यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती। वापस देखना स्टूडेंट्स, बताइए वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती? रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाई जाती है रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? जिनॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? जिनॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहीं पर ही बात करें सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। अब यहीं पर ही बात करें वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स यहीं पर ही अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए अंतरिक्ष में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? सर्वाधिक, तो स्टूडेंट्स उत्तर आएगा हाइड्रोजन। अंतरिक्ष में सर्वाधिक गैस पाई जाती है कौन सी? हाइड्रोजन। अंतरिक्ष में बता दिया मैंने, वायुमंडल में बता दिया मैंने। तो देखना इसमें यहाँ गैस की बात चल रही थी तो मैंने आपको बताया। यहीं पर ही स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो अक्रिय गैस है, इनमें एक अक्रिय गैस है नियोन और एक अक्रिय गैस है आर्गन। देखना स्टूडेंट्स, अक्रिय गैस जो आर्गन है इसको हम जनरली ट्यूबलाइट में भरते हैं और नियोन को हम भरते हैं बल्ब में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। यहां पर यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो हम कहेंगे आर्गन भरी जाती है, क्योंकि बल्ब में आर्गन गैस भी भरी जाती है और ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भी भरी जाती है, बल्ब में नियोन भी भरी जाती है। तो जैसा क्वेश्चन आए उस हिसाब से जवाब देना है। रट के नहीं जाएं कि बल्ब में नियोन ही गैस भरी जाती है, रटना नहीं है। बल्ब में नियोन गैस भरी जाती है जनरली, लेकिन नियोन नाम नहीं हो तो हम कह सकते हैं बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ट्यूबलाइट जो होती है इसमें साथ साथ में पारा जो है, पारे की जल वाष्प भी होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? पारे की जल वाष्प भी होती है। यहां पर स्टूडेंट्स इसकी बात की अपन ने। अब यहीं पर ही देखना स्टूडेंट्स, यहां पर हमने अभी तक अक्रिय गैसों की बात की। यहीं पर ही हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि बताइए सबसे हल्की गैस कौन सी और सबसे भारी गैस कौन सी? सबसे हल्की गैस कौन सी? तो स्टूडेंट्स देखना, सबसे हल्की गैस, देखना स्टूडेंट्स, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। लेकिन ये पूछ ले प्रश्न चाहे किसी भी भाषा में हो, सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस, तब हम कहेंगे हीलियम। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन और सबसे हल्की अक्रिय गैस है हीलियम। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी, हाइड्रोजन नाम नहीं हो तो हम हीलियम कर सकते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन का प्रयोग हम कहां करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग हम गुब्बारों में करते हैं। और हीलियम का प्रयोग कहां करते हैं? हीलियम का प्रयोग करते हैं हवाई जहाज के पहियों में। हीलियम का प्रयोग कहां किया जाता है स्टूडेंट्स? हीलियम का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज के पहियों में, क्योंकि हल्की होती है इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अब यहां बात करें कि सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, तो हम कहेंगे रेडॉन। रेडॉन सबसे भारी अक्रिय गैस है। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने यहां चर्चा की अक्रिय गैस की। यहीं पर ही
थोड़ी सी चर्चा अपन इधर एक एक तत्वों की करते हुए चलें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर क्षारीय तत्व। क्षारीय तत्व में मैं बात करूं जो हाइड्रोजन है, ये सबसे हल्की गैस है और हाइड्रोजन बम बनाने में भी हम इसका ही हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, इसके नाभिकीय संलयन की विधि का, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब स्टूडेंट देखना, यहां आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे हल्का धातु कौन सा, सबसे हल्का धातु कौन सा, तो हम कहेंगे लिथियम सबसे हल्का। और सबसे भारी धातु कौन सा, सबसे भारी धातु पूछे तो हम कहेंगे ओस्मियम। ओस्मियम इन धातुओं में सबसे भारी है और लिथियम सबसे हल्का है। अभी हमने बात की सबसे हल्का धातु कौन सा, सबसे भारी धातु कौन सा, यहीं पर ही हम बात करेंगे सबसे नरम। सबसे नरम धातु कौन सा है, तो हम कहेंगे सोडियम। और सबसे कठोर धातु यदि आपसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे तो आप कहेंगे प्लेटिनम। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, सबसे देखना स्टूडेंट्स, सबसे कठोर है ये पीटी प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। ठीक है स्टूडेंट, सबसे नरम सोडियम और सबसे कठोर प्लेटिनम। देखना स्टूडेंट, सोडियम इतना नरम है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि किन धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। कई बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन से धातु को हम चाकू से काट सकते हैं, तो हम कहेंगे कि सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखना, यहां पर एक धातु है सीजियम। आप कहें तो मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, है ना, जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि हल्का सा मैं लिखूंगा, बोलूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखना स्टूडेंट, यहां पर है सीजियम। सीजियम का एक क्वेश्चन बनता है आजकल, ये जो सोलर सेल होता है ना, सोलर सेल, तो यहां क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बताइए सोलर सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे सीजियम का प्रयोग किया जाता है सोलर सेल में। अब देखना स्टूडेंट्स, यहां पर बात करते हैं सबसे पहले मैग्नीशियम। यह मैग्नीशियम धातु है, इसके बारे में कई बार पूछते हैं कि पत्ती जो होती है, पत्तियां, या यूं कहें क्लोरोप्लास्ट में कौन सा धातु पाया जाता है, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी तरह से यहां बात करें फ्लैश लाइट जानते हैं स्टूडेंट्स, फ्लैश लाइट वो होती है जिसमें क्या बोलते हैं, मोबाइल में जो अब आप फोटो खींचते हैं तो फ्लैश डलता है ना, जितने भी कैमरे हैं उनमें सब में फ्लैश लाइट होती है। तो फ्लैश लाइट जितनी भी होती है, उस फ्लैश लाइट में क्या होता है, मैग्नीशियम का एक तार होता है, साथ में मैग्नीशियम के तार के साथ इसमें नाइट्रोजन गैस होती है। तो यहां फ्लैश लाइट में कौन सा धातु का तार होता है, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम का। और यहां पर मैंने बताया पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट में भी Mg पाया जाता है। अब यहां पर बात करते हैं, कैल्शियम है तो कैल्शियम के बारे में आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रॉन्शियम का क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये बनता है कि बताइए आतिशबाजी होती है ना, आतिशबाजी में स्ट्रॉन्शियम कैसा रंग देता है, तो स्ट्रॉन्शियम जलने पर चटक लाल रंग देता है। कैसा देता है स्टूडेंट्स, चटक लाल रंग देता है। स्ट्रॉन्शियम की बात की। अब बात करते हैं बेरियम आतिशबाजी में कैसा रंग देता है, बेरियम हरा रंग देता है। जलने पर कैसा रंग देता है स्टूडेंट्स, हरा रंग देता है। यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो बेरियम है, बेरियम जो है एक्स किरणों का
अच्छा अवशोषक भी है। एक्स किरणों का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा है? बेरियम। इसलिए एक्सरा करने से पहले बेरियम पिलाया जाता है, खिलाया जाता है, हमारी बॉडी पे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक माना जाता है। और बेरियम आतिशबाजी में बेरियम जलने पर हरा रंग देता है, जबकि स्ट्रोंशियम चटक लाल रंग देता है। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने इनकी चर्चा की, तो यहीं पर ही स्टूडेंट्स बात करें अपन, ये जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो यहीं पर ही डी ब्लॉक में स्टूडेंट्स हम बात करें, इसको मिटा दूं स्टूडेंट्स मैं, मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स। यहां में चर्चा कर रहे थे कि ये जो एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हम बात करें यहां पर सबसे पहले ये टंगस्टन। टंगस्टन को देखना स्टूडेंट डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, यहां मैं लिख दूं डब्ल्यू, टंगस्टन। देखना स्टूडेंट्स, ये टंगस्टन एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक भी और क्वथनांक भी सर्वाधिक है। इसका गलनांक और क्वथनांक सर्वाधिक होने के कारण ही टंगस्टन को हम कहां प्रयोग करते हैं? विद्युत बल्ब का तंतु, तंतु होता है ना, फिलामेंट, जो बल्ब में जो सबसे ज्यादा चमकता है, फिलामेंट, तंतु, वो। और टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है ही पूरे भारत में, क्योंकि जिन अक्षरों में आधा से आता है एस्बेस्टोन, फेल्सपार, जस्टा, जिप्सम, जास्पर, उन सब में राजस्थान का पूरे भारत में एकाधिकार है। तो यहाँ डब्ल्यू टंगस्टन गलनांक व क्वथनांक सर्वाधिक होता है, और बल्ब का जो तंतु होता है वो इसी का बना होता है। अब देखना स्टूडेंट्स, यहीं पर ही बात करते हैं अपन थोड़ी सी, जब यहाँ इसकी बात चल गई टंगस्टन की, तो मैं यहां बात करना चाहूंगा पीबी, शीशा। शीशे के लिए मैं ये बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि शीशे का प्रयोग हम कहां करते हैं? शीशे का प्रयोग हम OFC लाइन जो होती है उसमें भी करते हैं। और याद रखना, शीशा जो बंदूक है, बंदूक की गोली, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बंदूक की गोली से आदमी मरता कैसे है, तो कहेंगे उसमें शीशा होता है, शीशे के कारण, पीबी, शीशे के कारण बंदा मर जाता है। तो ये जो पीबी है, शीशा है, इसको OFC में भी इसका प्रयोग करते हैं, बंदूक की गोली में भी हम शीशे का प्रयोग करते हैं। यहीं पर स्टूडेंट्स मैं बात करूं आप लोगों से कि कॉपर का क्वेश्चन कई बार आता है कि कॉपर, यदि आपके शरीर में कॉपर की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? हम कहेंगे कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग हो जाते हैं। विल्सन रोग का मतलब अपना शरीर चितकबरा हो जाता है। वो देखा होगा ना आपने, कई चितकबरे कुत्ते तो देखे ही हैं, हाँ, तो अपनी बॉडी पर भी मतलब धब्बे धब्बे से हो जाते हैं, चितकबरा शरीर हो जाता है, तो कॉपर विल्सन रोग हो जाता है। देखना स्टूडेंट्स, पहले के जमाने में हुआ क्या करता था कि नदियों में सिक्के डालते थे, कभी भी बड़े बुजुर्ग लोग जाते थे तो वो उस जमाने में कॉपर के सिक्के चलते थे। कॉपर पानी को शुद्ध करता है, क्या करता है स्टूडेंट्स? कॉपर पानी को शुद्ध करता है, इसलिए वो कॉपर का सिक्का पानी में डालते थे। लेकिन अब सिक्कों का रूप बदल गया, आजकल तो कागज का नोट, कई तरह के मेटल के बन गए, वो सब डाल रहे हैं। बस वो श्रद्धा है, अंधविश्वास है। तो जहां तक मैं समझता हूं अब नहीं डालने चाहिए। डालो तो कॉपर का कोई सिक्का हो तो वो डालो तो पानी को शुद्ध करे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। यहीं पर ही मैं बात करूं स्टूडेंट्स कोबाल्ट, देखना स्टूडेंट्स, कोबाल्ट कैंसर का जो रोग है, कैंसर के इलाज में हम कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट का प्रयोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम कैंसर के इलाज में। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां पर देखना, पोटेशियम नाम सुना होगा आपने, सल्फर नाम सुना होगा। इसी के कारण प्याज और लहसुन में क्या आती है? गंध। कई बार कोई खा के आ जाता है ना प्याज,
लहसुन, तो कितनी स्मेल आती है दूर तक। वो सब पोटेशियम और सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में से हमें क्या आता है, गंध आती है। स्टूडेंट्स इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और नीचे चले, है ना। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखना हवाई जहाज, देखना पैलेडियम, पीडी पैलेडियम, पैलेडियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हम कहेंगे हवाई जहाज बनाने में। हवाई जहाज बनाने में पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है, मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है, इसलिए पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स यहीं पर ही आपसे पूछ ले कि बताइए कौन सा तत्व आपके वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा तत्व वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है? वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व कौन सा या धात्विक तत्व कौन सा पाया जाता है वायुमंडल में? वायुमंडल में सर्वाधिक धात्विक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो क्या कहेंगे, धात्विक तत्व कौन सा पाया जाएगा? बताएं स्टूडेंट्स, क्या कहोगे? नाइट्रोजन? नहीं, नाइट्रोजन तो गैस है। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन भी गैस। धात्विक तत्व पूछा है, इसलिए हम यहां क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? Fe, आयरन। लोहा, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लोहा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्टूडेंट्स कि पृथ्वी पर सर्वाधिक धात्विक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स पृथ्वी पर सर्वाधिक धात्विक तत्व कौन सा पाया जाता है, तब भी हम कहेंगे स्टूडेंट्स लोहा। लेकिन क्वेश्चन यह आ जाए कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक धात्विक तत्व कौन सा पाया जाता है, तब हम कहेंगे एल्यूमिनियम। स्टूडेंट भूपर्पटी क्या होती है? देखना, ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के 3 पार्ट हैं, क्रोड, क्रस्ट और मेंटिल। तो ये जो बाहर वाला भाग है इसको हम भूपर्पटी बोलते हैं। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। यदि स्टूडेंट्स आपको यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता, सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में सर्वाधिक? ऑक्सीजन। लेकिन यहां यदि यह पूछ लिया जाए कि हड्डियों में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है हड्डियों में, तो बहुत सारे स्टूडेंट कैल्शियम बोलते हैं, जबकि गलत है। सही उत्तर आएगा फास्फोरस। क्या आएगा स्टूडेंट्स? फास्फोरस। हड्डियों में सर्वाधिक फास्फोरस पाया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स कि बताइए पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? स्टूडेंट अब देखना, यहां पर धातु नहीं पूछा, अधातु नहीं पूछा है, सिर्फ यह पूछा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर भी सर्वाधिक मात्रा में पाया, क्योंकि समुद्र में पानी है, पानी में भी ऑक्सीजन सर्वाधिक है, तो समुद्र में पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है ऑक्सीजन। स्टूडेंट इसको मिटा देता हूं मैं, अभी और आगे चर्चा करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट्स। देखना स्टूडेंट्स, एक धातु है जिरकोनियम। यह धातु जो है ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में जल उठता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा धातु ऑक्सीजन में जल जाता है, कौन सा धातु नाइट्रोजन में जल उठता है, तो हम कहेंगे जिरकोनियम। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम जो धातु है, सोडियम ये किस में? ये सोडियम धातु को यदि हम वायु के संपर्क में आए, यदि सोडियम क्या है वायु के संपर्क में आ जाए, नमी के संपर्क में आ जाए, पानी के संपर्क में आ जाए, तो सोडियम जल उठेगा, ये भी जलता है। इसलिए हम सोडियम को कहाँ रखते हैं? इसलिए सोडियम धातु को हम किरोसिन तेल में रखते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, सोडियम धातु जो है ये जल उठता है
ज़रा सा पानी डाल दो, नमी मिलते ही जलेगा। तो बहुत सारे बाबा जी लोग भी करते हैं, सोडियम धातु को नारियल में छिपा देते हैं, छो मंत्र काली कलंतर, और उसमें क्या डाल देते हैं, गंगा जल छिड़क देते हैं। गंगा जल वही नाली का पानी होता होगा, कहाँ गंगा जल जाएगा, कहाँ गंगा जल लाएगा। तो वो जैसे ही वो पानी छिड़कते हैं, सोडियम उसमें नारियल में होता, वो जल उठता है। वो बाबा जी नोटंकी करके बोल देता है कि देखो हमने आपकी भूतनी जला दी, ये ठीक हो जाएगा बच्चा। तो इस तरह की कुछ ध्यान रखें आप भी, सोडियम वायु में जल उठता है। यहाँ पर फ्रांसियम, मरकरी, गैलियम, ये जो धातु है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन तो कई बार पढ़ा होगा कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा, मरकरी। लेकिन ध्यान रखना फ्रांसियम और गैलियम भी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट्स, यहां पर बात करते हैं, देखना यहीं पर ही बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन मलिए काम पर चलिए। आयोडीन जो है, इसका प्रयोग हम प्रतिरोधी के रूप में करते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं आयोडीन का। देखना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पानी में आयोडीन मिला दो और आयोडीन पानी में मिलाने के बाद एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है, और उसको आप किसी भी घाव पर लगाएंगे तो वो घाव पर ज़्यादा नहीं फैलेगा, वो घाव है ना, उस पर किसी तरह का कोई बैक्टीरिया वगैरह आगे नहीं बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात हुई आयोडीन की, तो यहीं पर ही अपन चर्चा करें। देखना सिलिकॉन, सिलिकॉन, यहीं पर ही अपन चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। सिलिकॉन, सिलिकॉन का प्रयोग हम करते हैं कंप्यूटर की चिप बनाने में। कंप्यूटर की चिप बनाने में बताइए किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग हम करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करें कि देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हैं हैलोजन गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से हैलोजन गैस कौन सी है, निम्न में से हैलोजन कौन सी नहीं है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन याद रखना, इसको 10 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। इसी तरह आपको ये मैंने बताया था, जीरो वर्ग के बारे में बताया था, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी, जो मैंने पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक है या जलाने में, तो हमने कहा था ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चर्चा की हमने। तो स्टूडेंट्स, अभी देखना तत्वों की संख्या 118, अभी और भी बहुत सारे तत्व हैं जिनकी मैं बाकी की चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहें, और जिन्होंने अभी तक, नए स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि सब्सक्राइब करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन है, मेरे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और आप लोग जैसे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझ में भी मतलब जोश आता है कि मैं भी अब और बढ़िया वीडियो बनाऊं। तो इसलिए वीडियो देखते रहें, लाइक कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।